लीज सम के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो लीज की डेफिनेशन थी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के हवाले से बात करते हैं। इस कंसिडरेशन को आईएफआरएस 16 की टर्म्स में लीज पेमेंट्स कहा जाता है। इस कंसिडरेशन को आईएफआरएस 16 के स्टैंडर्ड में लीज पेमेंट्स के नाम से पुकारा गया है। मैं इसकी आईएफआरएस 16 की डेफिनेशन भी रीड करता हूं। पहले मैं आपको आसान सी जुगाड़ डेफिनेशन बताता हूं। लीज पेमेंट्स में वो सारी पेमेंट्स आएंगी जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करेगा, वो सब कुछ लीज पेमेंट्स। वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करेगा, वो सारी पेमेंट्स लीज पेमेंट्स है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेसी। लेसी के पर्सपेक्टिव से वो सारी पेमेंट जो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की अम्ब्रेला में लेसी लेसर को पे करता है, उसे हम लीज पेमेंट्स कह रहे होते हैं। इसमें आपकी डाउन पेमेंट्स भी आ रही होंगी, इसमें आपके रेंटल्स भी आ रहे होंगे, इसमें आपकी गारंटीड रेजिडेंट वैल्यूज भी आ रही होंगी, इसमें आपकी एक्सटेंशन पेमेंट्स भी आ रही होंगी, इसमें आपकी बार्गेन परचेस प्राइसेस भी आ रही होंगी, और भी चीजें। वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसर को पे करेगा, उसे हम लीज पेमेंट्स कहेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी। इसी तरह जब हम लेसोर की अकाउंटिंग कवर करेंगे तो लेसोर के पर्सपेक्टिव से भी मोर और लेस इसी तरह की डेफिनेशन है कि वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसोर रिकवर करेगा आइदर फ्रॉम अ लेसी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, वो सारी पेमेंट जो लेसोर रिकवर करेगा अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट, उन सारी पेमेंट्स को हम लीज पेमेंट्स का नाम दे रहे होंगे। थोड़ी बातें रीड करता हूं, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लीज पेमेंट? Payment by a lessee to a lessor for the right to use of an underlying asset during the lease term. It includes fixed payments, including in substance fixed payments less any lease incentives. वो लीज कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी पेमेंट्स जो कि फिक्स पेमेंट्स हैं, इसमें डाउन पेमेंट्स होंगी, इसमें फिक्स रेंटल्स होंगे। अगर कोई लीज इंसेंटिव्स वगैरह है तो उसे हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट या रिड्यूस कर देंगे। तो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी फिक्स पेमेंट्स हैं, डाउन पेमेंट्स हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया या रेंटल्स हो गए, ये सारी चीजें लीज पेमेंट्स का पार्ट बन रही होगी। Variable lease payment dependent on index or rate. Variable lease payment dependent on index or rate. आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पेमेंट्स फिक्स्ड होंगी, कुछ पेमेंट्स वेरिएबल भी हो सकती है। अब जब एक पेमेंट वेरिएबल है, इसका मतलब है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब है वो डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है किसी फ्यूचर इवेंट पे। तो आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में वो पेमेंट्स जो कि फिक्स नहीं है, जो कि वेरिएबल है, जो कि डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है किसी फ्यूचर इवेंट्स पे, उनको हम वेरिएबल लीज पेमेंट्स कहेंगे। लेकिन वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी सिर्फ वही लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी जो कि किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी रेंट भी ली, 1 लाख रुपए पर एनम रेंट है। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी रेंट भी ली, 1 लाख रुपए पर एनम रेंट है। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि हर साल जितना इन्फ्लेशन होगा ना, उस हिसाब से रेंटल इंक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1 के आखिर में इन्फ्लेशन है 15%, तो रेंटल लाख रुपए से बढ़कर 1,15,000 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1 के आखिर में इन्फ्लेशन है 10%, तो रेंटल 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो जाएगा। तो ये एक ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट है जो कि इन्फ्लेशन के रेट से लिंक्ड है, इन्फ्लेशन के रेट से पे डिपेंडेंट है। तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स का पार्ट बन रही होगी। या फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली, लाख रुपए का रेंट है पर एनम, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 100। हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री कर लिया कि जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हमारी लीज की पेमेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल के आखिर में सीपीआई 100 से बढ़कर 105 हो जाती है, तो हमारा रेंटल भी 5% से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एक ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट है जो कि इंडेक्स पे बेस्ड है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है। तो वो वेरिएबल लीज पेमेंट जो किसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या किसी इन्फ्लेशन रेट वगैरह पे डिटरमाइन की जा रही हो, वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स आपकी लीज पेमेंट्स का पार्ट बन रही होगी। आने वाले वक्तों में मैं आपको एक ये भी एरिया कवर करवाऊंगा कि कुछ वेरिएबल लीज पेमेंट्स ऐसी होंगी जो किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली, लाख रुपए का रेंट था, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि अगर इस प्लांट एंड मशीनरी ने पूरे साल में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो लाख रुपए का रेंटल होगा। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो फिर रेंटल लाख नहीं 1,20,000 रुपए का। अब ये जो 20,000 रुपए का कंपोनेंट है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये 20,000 रुपए का कंपोनेंट किसी रेट या इंडेक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीनरी की आउटपुट कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है। तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट तो है, लेकिन ये इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है,
तो इसे हम लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। मैं अभी फिलहाल इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि लीज पेमेंट्स में कौन सी वेरिएबल लीज पेमेंट आएगी। अगर एक वेरिएबल लीज पेमेंट किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है तो ये लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी। अगर एक वेरिएबल लीज पेमेंट्स किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने IQ का कैंपस रेंट पे लिया, 5 लाख रुपए का पर मंथ रेंट है, और मैंने अपने ओनर से कहा कि अगर मेरे पास CA में 1000 बच्चे होंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए का रेंट दूंगा, लेकिन अगर बच्चे 1000 से ज्यादा होंगे तो फिर मैं आपको रेंट 5.5 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो 50,000 रुपए का एडिशनल रेंट या 50,000 रुपए का वेरिएबल रेंट, ये वेरिएबल तो है लेकिन ये डिपेंडेंट अपॉन इंडेक्स और रेट नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी वेरिएबल लीज पेमेंट्स है, लेकिन चूंकि ये इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसे हम लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। लीज पेमेंट्स में सिर्फ वही वेरिएबल लीज पेमेंट्स आएंगी जो कि किसी इंडेक्स, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या किसी रेट, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंडेंट है। आपने बहुत सारे ऐसे बोरिंग के अरेंजमेंट्स देखे होंगे, आने वाले वक्तों में देखेंगे, या इसी तरह से लीज अरेंजमेंट्स देखे होंगे, आने वाले वक्तों में देखेंगे, जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया जाता, उसे काइबोर से लिंक किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में गए, आपने एक मोटर व्हीकल लीज पे लिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वालों ने आपसे कहा कि हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे काइबोर प्लस 5%। तो काइबोर प्लस 5% का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी जैसे जैसे काइबोर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपके इंटरेस्ट की जो अमाउंट या इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर एक लायबिलिटी में इंटरेस्ट काइबोर की बेसिस पे है तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स का मतलब है वो पेमेंट जो इन्फ्लेशन रेट या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वेरी कर रही हो। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट वेरिएबल रखा गया है तो ये इंटरेस्ट रेट वेरिएबल कहलाया जाएगा, ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं कहलाई जाएगी। और अगर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट हो तो फिर उसके लिए हम कोई सेपरेट काम कर रहे होते हैं, हम बेसिकली बार बार एक नया अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना रहे होते हैं, जिसे हम इंशाल्लाह IFRS 9 और आने वाले वक्तों में IFRS 16 में भी कवर करेंगे। यहाँ उन वेरिएबल लीज पेमेंट्स की बात हो रही है जो कि इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वेरी कर रहे होंगे। अगर आपकी लायबिलिटी में इंटरेस्ट का एलिमेंट ही वेरिएबल है, आपने काइबोर प्लस 3%, काइबोर प्लस 5%, काइबोर प्लस 7% पे कोई लायबिलिटी या कोई लीज अरेंजमेंट किया है, तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट वेरिएबल है, इसे हम वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं कहेंगे। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास लीज पेमेंट का, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया है, बार्गेन परचेज ऑप्शन का मतलब है कि लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो लीज की टर्मिनेशन पे या लीज की मैच्योरिटी पे एसेट को एक डिसाइडेड प्राइस पे बाय कर सकता है। बार्गेन परचेज ऑप्शन का मतलब है कि लीज की मैच्योरिटी पे या टर्मिनेशन पे लेसी को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो एक डिसाइडेड प्राइस पे लीज एसेट को बाय कर सकता है। अगर तो आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है, कोई परचेज ऑप्शन है लेसी के लिए, और आपको लगता है कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो बार्गेन परचेज पेमेंट या बार्गेन परचेज प्राइस भी आपकी लीज पेमेंट का पार्ट बन रही होगी। अगर आपको लगता है कि आप बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर बार्गेन परचेज प्राइस को लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि बार्गेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? अगेन ये भी एक एस्टिमेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीज पे कोई व्हीकल रेंट पे लिया, 3 साल की लीज है, 3 साल के बाद आपको बार्गेन परचेज ऑप्शन दिया गया है कि आप 1 लाख रुपए में व्हीकल खरीद सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि 3 साल के बाद इस व्हीकल की मार्केट वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से कम है तो मैं बार्गेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद इस व्हीकल की मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो मोस्ट लाइकली है कि मैं इस बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू को उस एसेट को खरीद सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो बार्गेन परचेज प्राइस को आप लीज पेमेंट्स का पार्ट बनाओगे। अगर आपको लगता है कि आप बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर आप अपनी बार्गेन परचेज प्राइस को लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे। फोर्थ, लीज टर्मिनेशन पेनल्टीज इफ लेसी टर्मिनेशन ऑप्शन वाज कंसिडर्ड इन सेटिंग द लीज टर्म। फॉर एग्जांपल आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में, आपके लीज एग्रीमेंट में कोई टर्मिनेशन ऑप्शन रखा गया है या टर्मिनेशन के नतीजे में कोई पेनल्टी वगैरह आपको पे करनी है और आपने ये सोच रखा है कि हम इस लीज को टर्मिनेट कर देंगे, तो लीज की टर्मिनेशन के नतीजे में जितनी पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी वो भी आप अपनी लीज पेमेंट्स का पार्ट कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जगह मैंने रेंट पे ली, एक बेंगलोर मैंने रेंट पे लिया 5 साल के लिए। ओनर ने मुझे कहा कि भाई किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर आपको 5 साल से पहले टर्मिनेट करना है तो आपको मुझे 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
अब मैंने सोच रखा है कि यार मैंने 5 साल के लिए जगह रेंट पे तो ली है, लेकिन मैं सिर्फ 3 साल इस जगह को इस्तेमाल करूंगा, 3 साल के बाद लीज टर्मिनेट कर दूंगा। तो जब मैं लीज पेमेंट्स वर्कआउट करूंगा तो मैं 3 साल के रेंटल्स के बाद 3 साल की टर्मिनेशन पेनल्टी को भी अपनी लीज पेमेंट का पार्ट बना रहा हूंगा। जितनी जितनी बातें हम लीज पेमेंट्स में कवर करते जा रहे, एक बात आपके जहनों में आ रही होगी, ये एक बात आप लोगों के जहन में ये क्रिएट हो रही होगी कि जिस तरह से लीज टर्म कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं था बल्कि एक एस्टिमेटेड नंबर था, इसी तरह से लीज पेमेंट्स भी कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है बल्कि एक एस्टिमेटेड नंबर है। अगर हमें लगता है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो बार्गेन परचेज प्राइस को लीज पेमेंट का पार्ट बनाएंगे। अगर हमें लगता है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो बार्गेन परचेज प्राइस को लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या ना करने का डिसीजन हमारा चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि लीज टर्मिनेट होगी तो टर्मिनेशन पेनल्टीज लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी। अगर आपको लगता है कि लीज टर्मिनेट नहीं होगी तो टर्मिनेशन पेनल्टीज लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन लीज को टर्मिनेट करने या ना करने का डिसीजन हमारा चेंज हो सकता है, और जैसे जैसे डिसीजन चेंज होगा तो हमारी लीज पेमेंट्स भी चेंज हो रही होगी। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम अपनी लीज को रीमेजर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह रीमेजरमेंट ऑफ लीज के कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर रहे होंगे। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी, फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसॉर। नंबर 1 फिक्स पेमेंट्स, इसमें हमारी डाउन पेमेंट आ रही होगी, इसमें हमारे रेंटल्स आ रहे होंगे। नंबर 2 वेरिएबल लीज पेमेंट्स, वो वेरिएबल लीज पेमेंट जो किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है। नंबर 3 बार्गेन परचेज प्राइस, अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया है लेसी के लिए और लेसी को लगता है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो बार्गेन परचेज प्राइस भी लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी। एंड नंबर 4 टर्मिनेशन पेनल्टीज, अगर टर्मिनेशन के नतीजे में कोई पेनल्टीज पे करनी है और लेसी को लगता है कि वो टर्मिनेट करेगा तो फिर टर्मिनेशन पेनल्टीज को भी हम लीज पेमेंट्स का पार्ट बना रहे होंगे। एक दो चीजें और भी हैं जो कि लेसी के पर्सपेक्टिव से अलग, लेसोर के पर्सपेक्टिव से अलग है। फॉर लेसी, लीज पेमेंट शैल आल्सो इंक्लूड फॉर लेसी amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee, and for lessor any residual value guarantee provided to the lessor by the lessee, a party related to the lessee or a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligation with the guarantee। अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी ने कोई रेजिडुअल वैल्यू का अमाउंट गारंटी किया है और इस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के नतीजे में लेसी को लगता है कि उससे कोई पेमेंट लेसर को करनी पड़ जाएगी तो वो पेमेंट भी लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी। अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी ने कुछ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कर रखी है और गारंटी के नतीजे में उसको लगता है कि उसे कोई अमाउंट लेसर को पे करना पड़ जाएगा तो ये अमाउंट भी लीज पेमेंट्स का पार्ट बन रहा होगा। पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि बार्गेन परचेज ऑप्शन और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इन दोनों में फर्क क्या है, फिर मैं इस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। देखें, मैंने 2 टर्म इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1 इज बार्गेन परचेज ऑप्शन एंड नंबर 2 इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इन दोनों में पहले तो फर्क समझिएगा। अगर हमारी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है तो बार्गेन परचेज ऑप्शन का मतलब है कि लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो एसेट को बाय करे, वो चाहे तो एसेट को बाय ना करे। यानी लेसी की मर्जी होगी कि लीज की मैच्योरिटी पे या लीज की टर्मिनेशन पे वो बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, एसेट को बाय कर ले। लेसी की मर्जी होगी कि वो लीज टर्मिनेशन पे या मैच्योरिटी पे एसेट को बाय ना करे तो उसको एसेट बाय नहीं करना पड़ेगा। यानी ये ऑप्शन लेसी के पास है। यानी कि बार्गेन परचेज ऑप्शन लेसॉर के लिए ऑब्लिगेशन है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर लेसी ने ये डिसाइड किया कि उसे बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है तो फिर लेसॉर की मर्जी नहीं चलेगी। लेसॉर बाउंड होगा उस एसेट को डिसाइडेड प्राइस पे लेसी को सेल करने की। और अगर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता
तो भी लेसोर की मर्जी नहीं चलेगी कि वो जबरदस्ती से एसेट को बेचे, वो चुपचाप अपना एसेट लेकर घर चला जाएगा। तो बार्गेन परचेज ऑप्शन में ऑप्शन लेसी के पास है, वो चाहे तो एसेट को खरीदे, वो चाहे तो एसेट को ना खरीदे, और लेसी जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करे लेसोर ऑब्लिग्ड होगा उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। लेकिन गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में लेसोर के पास ये राइट है टू एक्सरसाइज द गारंटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है तो अब ऑप्शन लेसी के पास नहीं है, अब राइट लेसोर के पास है कि वो ये गारंटी एक्सरसाइज करवाए, वो ये गारंटी एक्सरसाइज ना करवाए। और अगर लेसोर अपनी गारंटी एक्सरसाइज करवाता है तो फिर लेसी के लिए ऑब्लिगेशन होगी कि उसे वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो दोनों में फर्क समझिएगा कि बार्गेन परचेज ऑप्शन और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में फर्क क्या है। बार्गेन परचेज ऑप्शन में लेसी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एसेट को बाय करे, चाहे तो एसेट को बाय ना करे, और जो भी ऑप्शन लेसी एक्सरसाइज करता है लेसोर ऑब्लिग्ड होगा अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, यानी कि एसेट को सेल करने के लिए या ना करने के लिए। लेकिन गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में लेसी की मर्जी नहीं है, लेसोर का राइट है। लेसोर चाहे तो गारंटी एक्सरसाइज करवाए, लेसोर चाहे तो गारंटी एक्सरसाइज ना करवाए। अगर लेसोर गारंटी एक्सरसाइज नहीं करवाता तो कुछ भी नहीं होगा, अगर लेसोर गारंटी एक्सरसाइज करवाता है तो फिर लेसी की जिम्मेदारी होगी, लेसी की ऑब्लिगेशन होगी कि उसे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का अमाउंट लेसोर को पे करना पड़ेगा। तो पहले तो आपने अपने जहनों में क्लियर रखना है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन इज समथिंग एल्स एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज समथिंग एल्स। बार्गेन परचेज ऑप्शन में लेसी के पास ये राइट है एसेट को बाय करने या ना करने का, लेसोर ऑब्लिग्ड है, अगर लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसे एसेट बेचना ही पड़ेगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में लेसोर के पास ये राइट है और रेजिडुअल वैल्यू गारंटी को एक्सरसाइज करवाने का या ना करवाने का। अगर लेसोर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी एक्सरसाइज करवाता है तो फिर लेसोर की ऑब्लिगेशन है कि वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का अमाउंट पे कर रहा होगा। अब वापस हम अपने सवाल अपनी लीज पेमेंट की डेफिनेशन पे आते हैं। लीज पेमेंट की डेफिनेशन में हमने कहा फॉर लेसी amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee। लेसी के परस्पेक्टिव से लीज पेमेंट में अब वो अमाउंट कंसीडर करोगे जो कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के नतीजे में लेसी को पे करना पड़ सकता है। क्या मतलब, देखें फॉर एग्जांपल हम 3 केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, इन केस 3। इन तीनों केसेस में एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख। पहले वाले केस में गारंटीड बाय लेसी यह है 70,000 रुपए। दूसरे वाले केस में गारंटीड बाय लेसी यह है 1 लाख रुपए, और तीसरे वाले केस में गारंटीड बाय लेसी यह है 1,20,000 रुपए। अब देखिए पहले वाले केस में एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए कि लीज की मैच्योरिटी पे या लीज की टर्मिनेशन पे एक्सपेक्टेड है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख रुपए, और लेसी ने गारंटी की 70,000 रुपए। अब अगर एक एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए है तो लेसोर हमसे गारंटी एक्सरसाइज क्यों करवाएगा, मार्केट में जाके 1 लाख रुपए का बेच देगा, और चूंकि वो मार्केट में जाके 1 लाख रुपए का बेच देगा तो जब आप ये लीज पेमेंट डिसाइड करोगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी तो इसमें कोई अमाउंट आप लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। सेकंड केस में क्योंकि हमें कुछ पे ही नहीं करना पड़ेगा ना, अगर एक एसेट की रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड लाख रुपए और मैंने 70,000 गारंटी किया हुआ है तो कौन बेवकूफ लेसर होगा कि वो मुझे 70,000 रुपए पे फोर्स करे, वो जाके मार्केट में 1 लाख रुपए का बेच देगा, वो मार्केट में जाके 1 लाख रुपए का बेच देगा तो मुझे तो कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा, तो लीज पेमेंट्स में 0 अमाउंट आ जाएगा। सेकंड केस में एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए और लेसी ने गारंटी किया 1 लाख रुपए। अगेन अगर 1 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है और 1 लाख रुपए ही गारंटी किया है तो लेसर उसे मार्केट में भी बेच सकता है 1 लाख रुपए का, यानी मुझे ओवर एंड अबव कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब मैं लीज पेमेंट्स डिटरमाइन करूंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी तो मैं कोई अमाउंट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन थर्ड केस में
एसेट की एक्सपेक्टेड रिजर्व वैल्यू ₹1,00,000 और लेसी ने गारंटी कर दी ₹1,20,000। अब यहाँ पे मोस्ट सर्टेन है या मोस्ट लाइकली है कि लेसॉर इस गारंटी को एक्सरसाइज करेगा ही, और लेसॉर इस गारंटी को एक्सरसाइज करेगा ही, तो जो मुझे एक्सेस अमाउंट है एसेट की फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड रिजर्व वैल्यू की ओवर एंड अबव वो पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जब मैं लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं ₹20,000 को लीज पेमेंट्स का पार्ट बना रहा हूंगा। यानी कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया हुआ है और इस गारंटी के नतीजे में उसे कुछ पे करना पड़ सकता है, तो जो अमाउंट पे करना पड़ सकता है वो लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगा। अगर ₹1,00,000 की रेजिडेंट वैल्यू और हमने 70,000 गारंटी की है तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ₹1,00,000 की रेजिडेंट वैल्यू और ₹1,00,000 गारंटी की है तो भी हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाख का तो एसेट ही है ना। लेकिन अगर ₹1,00,000 की रेजिडेंट वैल्यू और हमने एक 20 गारंटी किया हुआ है, इसका मतलब है हमें ₹20,000 एसेट की रेजिडेंट वैल्यू की ओवर एंड अबव पे करने पड़ सकते हैं। तो इस ₹20,000 की एक्सेस अमाउंट को आप लीज पेमेंट्स का पार्ट बना रहे होंगे। इसके बाद लेसोर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेसोर की पर्सपेक्टिव से लिखा है फॉर लेसोर। अच्छा, लेसोर की अकाउंटिंग हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम थोड़े जनरल कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लेसी की अकाउंटिंग कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लेसोर की अकाउंटिंग कवर करेंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर लेसोर, एनी रेजिडेंट वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू द लेसोर बाय द लेसी, related party related to the lessee, or a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligation under the guarantee। यानी कि अगर आप लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लीज पेमेंट्स में वो गारंटेड रेजिडेंट वैल्यू कंसिडर करेंगे जिसे या तो लेसी ने गारंटी किया है या पार्टी रिलेटेड टू लेसी ने गारंटी किया है या फिर पार्टी अनरिलेटेड टू लेसी ने गारंटी किया, सॉरी अनरिलेटेड टू लेसॉर ने गारंटी किया। लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट अलग कैलकुलेट किया जाएगा, लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट अलग कैलकुलेट किया जाएगा। लेसी के पर्सपेक्टिव से जब लीज पेमेंट कैलकुलेट होगा तो सिर्फ वही गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो लेसी को पे करनी पड़ सकती है, और वो कब होगा जब गारंटी का अमाउंट एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से ज्यादा हो। लेसोर के पर्सपेक्टिव से जब लीज पेमेंट्स और गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो इसमें वो अमाउंट भी कंसिडर होगा जो लेसी ने गारंटी किया है, वो अमाउंट भी कंसिडर होगा जो किसी लेसी की थर्ड रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया है, और वो अमाउंट भी कंसिडर होगा जो किसी ऐसी थर्ड पार्टी ने गारंटी किया है जो कि लेसोर की अनरिलेटेड पार्टी यानी कि लेसोर के रिलेटेड पार्टी ने। तो सर कौन सा अमाउंट कंसिडर नहीं होगा? सवाल यह है कि कौन सा अमाउंट कंसिडर नहीं होगा। सर अगर कोई अनगारंटीड अमाउंट है, यानी रेजिडेंट वैल्यू का कोई पोर्शन ऐसा है जिसे कोई भी गारंटी नहीं कर रहा, ना लेसी गारंटी कर रहा है, ना लेसी की रिलेटेड पार्टी गारंटी कर रही है, ना लेसोर की रिलेटेड पार्टी गारंटी कर रही है, कोई भी गारंटी नहीं कर रहा, तो ये अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू को आप लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनाओगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर। और कौन सी पेमेंट हो सकती है? सर गारंटेड बाय पार्टी रिलेटेड टू लेसोर। अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो लेसोर की ही रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया हुआ है तो वो तो एक तरीके से लेसोर की रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि लेसोर की अपनी ही ऑब्लिगेशन बन गई, तो अब इस पेमेंट को भी हम गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल या प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इंशाल्लाह लेसोर की अकाउंटिंग में कवर करेंगे। लेसी की पर्सपेक्टिव से सिर्फ वो रेजिडेंट वैल्यू ली जाएगी, सर मैं रिपीट करता हूं, लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ वो रेजिडेंट वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो लेसी ने गारंटी की है और उसको पे भी करनी पड़ सकती है। अगर ₹1,00,000 की रेजिडेंट वैल्यू में से सिर्फ 70,000 गारंटी किया है तो ऑब्वियसली हमें ये पे नहीं करना पड़ेगा, लेसर मार्केट में जाके बेच देगा, तो कोई अमाउंट लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाना। अगर ₹1,00,000 की रेजिडेंट वैल्यू में से ₹1,00,000 गारंटी किया है, अगेन कोई अमाउंट हम लीज पेमेंट का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेसर मार्केट में बेच देगा, और अगर हमें भी बेचता है तो ₹1,00,000 का एसेट भी तो हमारे पास आ रहा होगा। लेकिन अगर रेजिडेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड ₹1,00,000 थी और हमने 1,20,000 गारंटी कर दिया तो यानी कि 20,000 हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो जितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा एक्सेस, ये हमारी लीज पेमेंट का पार्ट बनेगा। किसी ने सवाल पूछा कि सर तीसरे केस में पूरा 1,20,000 नहीं, पूरा 1,20,000 नहीं,
क्योंकि 20,000 हमें एक्सेस पे करना है ना। लाख रुपए तो जो हम पे एक 20 टोटल पे करेंगे, लाख रुपए तो मैं जो पे कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरे पास एसेट ही आ रहा होगा, मुझे ओवर एंड अबव कितना पे करना पड़ेगा, मुझे ओवर एंड अबव 20,000 रुपए पे करना पड़ रहा होगा। लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट कैलकुलेट करते वक्त वो गारंटीड एसेट वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो लेसी ने गारंटी की है, लेसी की किसी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी की है, या किसी ऐसी थर्ड पार्टी ने गारंटी की है जो कि लेसोर का रिलेटेड पार्टी नहीं। तो कौन सी पेमेंट कंसिडर नहीं करेंगे सर, अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, और उस पेमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे जो किसी ऐसी पार्टी ने गारंटी की है जो कि लेसोर का अपना रिलेटेड पार्टी है। लेसोर के हवाले से हम फर्दर डिस्कशन लेसोर के अकॉर्डिंग में करेंगे। फिलहाल ये जो लेसी के पर्सपेक्टिव से आपको बातें बताई हैं ये समझना जरूरी है। तो ये हमारे पास ओवरऑल मिला जुला के लीज पेमेंट का कॉन्सेप्ट था। लीज पेमेंट्स में लेसी लेसोर के पर्सपेक्टिव से चार चीजें तो कॉमन ही है, फिक्स रेंटल्स, डाउन पेमेंट्स, फिक्स पेमेंट्स, variable lease payments that is dependent on index or rate, bargain purchase price if it is reasonably certain that the option will be exercised, and lease termination penalties if it is reasonably certain that lease will be terminated. लेसी के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू का वो अमाउंट जो लेसी को पे करना पड़ सकता है इन एक्सेस ऑफ द रेजिडेंट वैल्यू, लेसोर के पर्सपेक्टिव से वो अमाउंट जो कि लेसी ने गारंटी किया हो, लेसी के रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया हो, या फिर थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर ने गारंटी किया हो। ये हमारे पास लीज पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट।